हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स तो कैसे हैं सभी लोग। फ्रेंड्स जैसे कि थंबनेल पे देखें, आज हम मैकेनिक्स के पार्ट 3 के सेशन में आज हम फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग से यह मैं पूछना चाहता था फ्रेंड्स, जो 2019 में जो आरआरबी जेई और 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं साइंस में, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग करना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर से इस सेशन में आप लोग को 2019 और 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है गतिज ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन आपके सामने स्थितिज ऊर्जा का, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सौर ऊर्जा का, और चौथा ऑप्शन आपके सामने विकिरण ऊर्जा का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी आप लोग बताएं जो गतिज ऊर्जा का सूत्र भी बताएं और स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कल से इस चैनल पे 2019 में जितने भी आरआरबी जेई और 2018 में ग्रुप डी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, तो आप लोग क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लगाते हैं किसी भी का, तो आप लोग क्वेश्चन जो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा जो किस तरह के ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। तो मैं इस चैनल पे आप लोग को सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, यानी गतिज ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आपके सामने होता है फ्रेंड्स, ये 1/2 mv² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्म, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये mgh होता है। ठीक है, ये m इसमें मास है और g जो है एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी टू एक्सेलरेशन है, और ये h जो है फ्रेंड्स ये हाइट है। तो आप लोग से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, जो स्थिति यानी ऊंचाई की यानी हाइट के वजह से जो ऊर्जा जो संचित रहता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, और गति में जो रहता है फ्रेंड्स ये गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, और चारों ऑप्शन में किसी न किसी से खोज से रिलेटेड है। तो आप लोग को चारों ऑप्शन को अगर पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक करके सामने में ये लिख दीजिए इस वैज्ञानिक का नाम, फिर ऐसे करके आप लोग बी करके लिख दीजिए, फिर इसके सी करके लिख दीजिए, ऐसे करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी फ्रेंड्स, ये थॉमस एडिसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, और ये ग्राहम बेल जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग को पता है ये टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये अल्फ्रेड नोबेल जो है फ्रेंड्स, ये डायनामाइट का किया था, आप लोग ध्यान रखें। और ये रोएंटजन जो फ्रेंड्स, ये एक्सरे किरण की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोएंटजन क्या किया था फ्रेंड्स, ये एक्सरे किरण, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का, और ग्राहम बेल जो फ्रेंड्स ये टेलीफोन का आविष्कार किया था, और थॉमस एडिसन जो है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर ही फ्रेंड्स ये 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है फ्रेंड्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो बादल जो तैरते हैं फ्रेंड्स, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वेग, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दाब, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है घनत्व, जिसे हम इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग बताएं जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी बताएं प्रेशर बराबर क्या होता है। मैं सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यानी घनत्व। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स, ये मास, ये लिख लें अपने कॉपी में फ्रेंड्स, मास मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन जो है ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डेंसिटी यानी घनत्व का जो ऐसा मात्रक आपसे से पूछे फ्रेंड्स, ये केजी प्रति मीटर क्यूब इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो घनत्व का जो ऐसा मात्रक आप लोग से पूछे तो केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मीटर में वॉल्यूम वॉल्यूम केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड्स,
वॉल्यूम यानी LVH होता है, ठीक है। तो ये भी इसी के, तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया। और मास जो है फ्रेंड्स, मास का केजी में आप लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मेजर करते हैं, ठीक है। और ये दाब जो होता है फ्रेंड्स, प्रेशर बराबर जो होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग को बल बाय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बल बाय क्षेत्रफल जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रेशर का होता है, ठीक है। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है फ्रेंड्स, ये अल्प घनत्व था, ठीक है। यानी कम घनत्व के कारण ही बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। जब कोई जहाज नदी से सागर में, समुद्र में घुसता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर कोई जहाज पहले नदी में तैरता था, ठीक है, ये जब समुद्र में घुसता है यानी समुद्र में आता है तो ये इसके साथ एक क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने, कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे जाता है। तीसरा ऑप्शन है वह उसी तली पर आता है जिस तली में वह नदी में था। चौथा ऑप्शन आपके सामने, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स, ये डेंसिटी आधारित ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं नदी, तो नदी के अपेक्षा जो है समुद्र का जो पानी होता है उसका डेंसिटी अधिक होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए अगर डेंसिटी ही अधिक होने की वजह से वह जैसे ही नदी से समुद्र में आता है तो वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोग को समझा। ये किस लिए होता है फ्रेंड्स, ये डेंसिटी में डिफरेंस यानी डेंसिटी में अंतर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से किसे हम स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, लोहा दे रखा है, दूसरा ग्रेफाइट दे रखा है, और तीसरा हेमाटाइट दे रखा है, और चौथा दे रखा है फ्रेंड्स क्रायोलाइट। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्षयकारी बल आप लोग को बताना, इनमें से कौन सा बल जो है ये क्षयकारी बल है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने चुंबकीय बल, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने स्थिर वैद्युत बल, और चौथा ऑप्शन आपके सामने गुरुत्व बल। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यानी घर्षण बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। आप लोग भी लिफ्ट में अगर गए होंगे किस शहर में, तो लिफ्ट में आप लोग भी सफ़र किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को बताना है जो लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन हो वास्तविक वजन से कम कब रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड जानता है, अगर कोई भी लिफ्ट तेजी से यानी एक त्वरण या कोई भी त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना है। तो कोई भी लिफ्ट जो है किसी त्वरण के साथ अगर तेजी से नीचे जा रही हो, ठीक है, तो इस स्थिति में जो होता है उसका जो या प्रत्यक्ष वजन जो होता है वास्तविक वजन से कम रहता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, अगर जब नीचे जा रही हो, अगर वह मान लीजिए अगर एक समान त्वरण के साथ या एक त्वरण के साथ तेजी से ऊपर जा रही है तो इसका जो प्रत्यक्ष वजन होता है वास्तविक वजन से ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। और तीसरा है आपके सामने, जब एक लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो या समान गति से ऊपर जा रही हो तो भार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी अगर कोई लिफ्ट त्वरण यानी तेजी से नीचे जा रही हो तो इस स्थिति में उसका जो प्रत्यक्ष वजन होगा वास्तविक वजन से कम होता है, और अगर ऊपर जा रही हो तो इस स्थिति में उसका प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार से एग्जाम में रिपीट हुआ एसएससी के एग्जाम में, CHSL में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को बताना है अगर एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है जहाँ पर घर्षण नहीं है, तो इस धरातल पर वह अगर चलना चाहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है। पहला ऑप्शन आपके सामने छींक कर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कूद कर, तीसरा ऑप्शन है दौड़ कर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने लुढ़क कर। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 1 यानी छींक कर वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ सकता है। तो आप लोग विशेष रूप से गांठ बांध ले, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख ले, माइंड में रख ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। निम्न में से किसका सन्निहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का ही लैंग्वेज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका सन्निहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने है फाउंटेन पेन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है क्रिकेट की गेंद, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है रिंग यानी वलय, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी रिंग या वलय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करें। जब कोई वस्तु ऊपर से अगर गिराई जाती है तो उसके भार में क्या चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर शून्य हो जाएगा उसका भार, दूसरा है कोई भी परिवर्तन यानी अपरिवर्तित रहेगा, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने परिवर्तनशील होगा यानी हर स्थिति में बढ़ते हुए आएगा, चौथा ऑप्शन आपके सामने है सभी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा भार में। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कैसा लगा सेशन, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दें फ्रेंड्स, और ये आप लोग ज़रूर बताएं जो 2019 और 2018 के जो जितने भी ग्रुप डी या आरआरबी जेई में पूछे गए क्वेश्चन में साइंस का जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। पहले मैं कल हो सकता है तो मैं यहाँ पे आप लोग को केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं चैप्टर वाइज आप लोग को केमिस्ट्री से क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, या नहीं तो मिक्स करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 23 फरवरी 2022 से आप लोग को ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने कर्म पर लगातार चलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाइयों।